एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा जो बिहार ईएसआई है उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स कवर कर लिए हैं और अभी इसमें एक और सेट हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी आपका जो दिन में सेट चालू हुआ है 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 दिन में आपका जो मेंस के स्पेशल के लिए है वो सेट भी आप सभी लगाओ, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है और वो सारे क्वेश्चंस मैंने खुद कंपाइल किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उसको लगाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अभी का अपना टेस्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? जल्दी बताओ। कॉफी का मूल स्थान, देखो आप लोगों में से बहुतों का आंसर इसमें होगा ब्राज़ील। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका मूल स्थान जो है जहाँ से इसका जन्म हुआ है वो है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया का एक जगह था केल्फा। ठीक है, केल्फा क्षेत्र में इसका जो मूल स्थान है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन ने रेलवे स्टेशन पर पिकअप कियोस्क स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र के साथ भागीदारी की है? किसने? तो अमेजन ने। किसके साथ भागीदारी की है? ये क्या गया, पूर्वी रेलवे के साथ। ये अब रेलवे स्टेशन पे कियोस्क अपना लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी यूआईसीसी द्वारा आयोजित वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2021 के लिए थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे का? आपको ये बताना है। क्या था इस बार का थीम? इस बार का थीम था, जल्दी बताओ क्या था? इस बार का थीम था आई एम आई विल। क्या था? आई एम आई विल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाणु में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? इन चारों में से आपको बताना है कौन एक जीवाणु है जो मृदा में उर्वरता यानी मिट्टी का जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। कौन है वो है आपका राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जनरली जो ये पाया जाता है ये चने सब में पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये न्यूट्रिएंट वैल्यू जो उसका है, स्पेशली नाइट्रोजन जो प्लांट्स को चाहिए वो यह अब्जॉर्ब करके देता है। ठीक है, और जितने भी लेगुमिनस प्लांट हैं, जो भी दाल वगैरह का आपका जितना भी प्लांट है उसके जड़ में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? इन सब में से बताना है एक विटामिन कौन सा है। कौन सा है? ये है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड ये एक तरह का विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है यानी सबसे उत्तम जो कोयला का रूप है वो कौन सा है, ये आपको बताना। कौन सा है? वो है एंथ्रासाइट। 4 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है वो है पीट और सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 85 to 95% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की है? ग्रह कक्षा नियमों की खोज किसने की है? आसान सा क्वेश्चन है। कौन है वो है केपलर। ठीक है, इन्होंने ग्रह के गति का नियम भी दिया है और वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? ध्वनि की गति सबसे धीमी, इन चारों पदार्थ को अगर देखोगे सबसे धीमा किसमें आपको नजर आएगा? तो सबसे धीमा यहाँ पे जो नजर आएगा वो है वायु। जितना अधिक डेंस मटेरियल होगा उसमें ध्वनि का गति उतना अधिक होगा। ठीक है, तो गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड आता है। तो सबसे कम जो इसका स्पीड होगा वो होगा गैस में यानी वायु में, यहाँ आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? दिया सलाई का जो तिल्ली बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सच है? अच्छा, चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव में खर्च किए जाते हैं उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित की जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। अब ये 2 स्टेटमेंट आपने देख लिया, अब बताना है ये दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या आपका सही है, या दोनों सही है या कोई एक सही है। क्या होगा आपका सही आंसर? इसमें से केवल एक सही है यानी पी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है।
अब पी स्टेटमेंट में क्या आता है कि यदि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो उसका व्यय जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन अगर किसी राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो वो व्यय पूरी तरह से राज्य सरकार ही व्यय करेगी, उसमें केंद्र सरकार नहीं हिस्सा बांटेगी। ठीक है, तो आपका पी वाला स्टेटमेंट ही सिर्फ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर जो 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी का प्रारंभ का समय का बात किया जा रहा है, कहाँ के मूल निवासी थे। चंडीदास के ये समकालीन थे विद्यापति ठाकुर। आपको बताना है ये मूल निवासी कहाँ के थे। ये मूल निवासी मिथिला के थे। ठीक है, कवि कोकिला विद्यापति का पूरा नाम क्या है? विद्यापति ठाकुर। ठीक है, जो विद्यापति आपसे पूछा जा रहा है इनका पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर और ये मैथिल कवि हैं। ठीक है, इनको मैथिल का कवि कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, और यह मिथिला से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, तो पहले भी मैंने बताया हुआ है, जल्दी बताओ क्या होगा? बैंक दर किसको कहते हैं? तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अदर बैंकों को ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्था डैश द्वारा स्थापित किए गए थे। कलकत्ता मदरसा का बात किया जा रहा है। इतिहास का जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हो तो उसमें आपको पहले ही सबसे पहले ये आपको मिल जाता है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1870 में। और 1870 में कौन थे यहाँ के गवर्नर? तो कौन थे? ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कब? 1870 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौता से संबंधित कौन है? यह है लाल बहादुर शास्त्री। 1966 का ये ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के बाद इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता था। ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस के प्रतिनिधित्व में इन्होंने इसकी आयोजन की थी। ठीक है, और उसमें भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, क्या नाम था उनका? मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए किया गया था? साइमन कमीशन आप सभी जान रहे हो, साइमन कमीशन का पूरा कहानी जान रहे हो, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि इसका गठन एक्चुअली में किया क्यों गया था साइमन कमीशन का। तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, और प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1927 में इसका गठन किया गया और 1928 में ये भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? इन चारों में से एक प्राइमेट कौन है? ये है आपका लॉरिस। ठीक है, ये जो लॉरिस शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है जो स्ट्रेप्टिस हाइने, ठीक है, एक प्रजाति हुआ करता था स्ट्रेप्टिस हाइने। ठीक है, ये लॉरिसाइडी प्रजाति का एक उप प्रजाति है। इसके नर वानरों के लिए ये लॉरिस शब्द इस्तेमाल किया जाता है और ये एक प्राइमेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। तो ये है कैल्शियम। ठीक है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ठीक है, इसके निर्माण में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जो जिप्सम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? किसी को पता है? जल्दी से बताओ क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? तो ये होता है 2CaSO4.H2O+3H2O। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? इन चारों में से बताना है एक एंजाइम कौन सा है। कौन है एक एंजाइम? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? ये एक प्रोटीओलिएटिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? प्रोटीओलिएटिक एंजाइम है। ठीक है, ये अधिकतर जानवरों के अग्नाशय में बनता है और यह पाचन क्रिया में काफ़ी सहायता पहुंचाता है। जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में ये तोड़ देता है जिससे जिसके शरीर को उसको अब्जॉर्व करने में मदद मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता कौन है? कौन है? यह है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है,
श्री अरबिंदो के सहयोग से बिपिन चंद्र पाल ने 1906 में वंदे मातरम की शुरुआत की थी और ये एक तरह का साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? तो जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर अभिपुष्ट किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जापान के द्वारा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया शामिल था, कनाडा शामिल था, जापान, मोरक्को, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यूएसए, ये सभी शामिल थे। इन सभी ने 2011 में एक समझौता किया था। ठीक है, जिसको कहा गया था एक्टा, ACTA। ठीक है, और 2012 में इसमें मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश और यूरोपियन यूनियन खुद इसमें जुड़ गया और 2012 में ये पूरा हो गया और इसकी आधिकारिक पुष्टि किया गया था जापान के द्वारा। ठीक है, जो 5 अक्टूबर 2012 से प्रभावी था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने यूरोपीय रक्षा प्रमुख MBDA मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर कोयम्बटूर, तमिलनाडु में मिसाइल एकीकरण सुविधा स्थापित की है? ये जो MBDA मिसाइल सिस्टम है, ये यूरोपियन का सबसे, आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, मिसाइल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ मिलकर एक भारतीय कंपनी ने तमिलनाडु में मिसाइल एकीकरण सुविधा स्थापित किया है। तमिलनाडु में कहाँ? कोयम्बटूर में। आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है, वो है लार्सन एंड टुब्रो समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्श प्रौद्योगिकियों का सही कालानुक्रम है? यानी ये जो 4 तरह की चीजें दिख रही है, ये 4 तरह का आपका टीवी मॉनिटर है। ठीक है, ये टीवी मॉनिटर है, 4 नहीं 3 तरह का टीवी मॉनिटर है। आपको ये बताना है कि किसके आने का क्रम क्या है, यानी कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? आपका सही आंसर होगा 1, यानी सबसे पहले आया CRT मॉनिटर, जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ठीक है, पुराना वाला, जो सबसे पुराना जो आप टीवी देखते हो, ठीक है, जिसमें इस तरह से पीछे निकला हुआ रहता था, उसमें जो यूज होता था वो है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका जो इन्वेंशन है वो 1897 में हुआ था कॉमर्शियल पर्पज से। ठीक है, और किसने किया था? कार्ल ब्राउन के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, इसके बाद आया आपका प्लाज्मा। ठीक है, जिसको फ्लैट प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल कहा जाता था, PDP। क्या कहा जाता था? PDP, फ्लैट प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। ठीक है, इसको डोनाल्ड बीजर ने बनाया था। डोनाल्ड बीजर, जीन स्लोटो और रॉबर्ट विल्सन, इन सभी ने मिलकर 1964 में इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद 1977 में जाके LED बना, जिसको हम लोग संपूर्ण LED फ्लैट पैनल भी कहते हैं। ठीक है, इसको JP मिशेल के द्वारा बनाया गया था और ये 1977 में बना। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर हो जाएगा CRT, प्लाज्मा और LED। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके हृदय का बात नहीं किया जा रहा है, ये मछली के हृदय का बात किया जा रहा है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। क्या होता है? एक आलिंद और एक निलय, यही 2 ही कक्ष होता है। इसी कारण से जो मछली के अंदर सर्कुलेशन होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी गंदा ब्लड जो कहते हो, ठीक है, वो उसी का सर्कुलेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। क्या है रेड डाटा बुक? तो रेड डाटा बुक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उसका इसमें लिस्ट रहता है। ठीक है, जानवरों, पौधों और आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्योरवार दस्तावेज है। क्या है? रेड डाटा बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत में बैंकर पत्रिका सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता? बैंकर पत्रिका का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? मैंने पहले भी बताया, यह है शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? इन चारों में से कौन सी है गंगा नदी की सहायक नदी? आसान सा क्वेश्चन है, यह है गंडक, जो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, RAW का पूरा नाम क्या है? RAW क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे यहाँ का एक गुप्तचर संस्था है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ठीक है, और इसका मेन जो काम है वो गुप्तचर का है। आप जान ही रहे हो, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करना,
फिर जो भी चीज़ है इन सब से रिलेटेड वो है इसका मेन काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन यूके में आयोजित बाफ्टा पुरस्कार 2020 के 73वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? क्वेश्चन भले ही भूल जाओ, ऑप्शन आपको हमेशा याद रहता है, वो है 1917। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन यही दे के दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के परिवहन निगम ने अपने कम दुर्घटना दर के लिए परिवहन मंत्रालय का सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 जीता है? सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 किस राज्य के द्वारा जीता गया है? किसके द्वारा? ये दिल्ली सरकार के द्वारा जीता गया है, दिल्ली के परिवहन निगम के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहा जाता है कंपाइलर। कंपाइलर एक तरह का खास प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? यह पल्लव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली राजा का, जिस राजा ने बनाया था, तो बहुत बार अब मैंने बताया है, जल्दी बताओ कौन सा राजा है वो जिसने कैलाशनाथ मंदिर बनाया? तो वह है नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, आप जानते हो ज्वालामुखी तीन तरह का होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है डोरमेंट, तीसरा है एक्सटिंक्ट। तो डोरमेंट स्टेट वाला जो है वो है प्रसुप्त यानी निष्क्रिय है, पहले कभी इसमें विस्फोट हुआ था और अभी नहीं हो रहा है पर आगे होने के चांसेस हैं। और जो एक्सटिंक्ट है यानी उसको हम लोग डेड बोल देते हैं, मृत बोल देते हैं। ठीक है, वो अब ऐसा स्टेज में पहुंच गया है जो अब कभी भी उसमें इरप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से प्रसुप्त के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? यह है आपका माउंट किलिमंजारो। यह तंजानिया में स्थित एक वोल्केनो है जो प्रसुप्त स्टेज में है, यानी अभी यह निष्क्रिय स्टेज में है। अगला क्वेश्चन है सभी नोबेल गैस अणु हैं, तो नोबेल गैस अणु में कितने परमाणु होते हैं आपसे वो पूछा जा रहा है। तो सभी नोबेल गैस अणु एक परमाणु के हैं। ठीक है, और नोबेल गैस तो आप जान ही रहे हो, इनर्ट गैस या नोबेल गैस, ये अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम रासायनिक अभिक्रिया यानी जो केमिकल रिएक्शंस है वो होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2020 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बौद्धिक संपदा सूचकांक, कीवर्ड पकड़ो और आंसर करो। इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? ये हुआ है यूएसए को। ठीक है, और अगर भारत का बात करें तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ स्थित है डीजल रेल इंजन कारखाना? तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव का आयोजन हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में। अभी अगर कोई 1950 मारते हो तो उनका फिर मैं मार के हड्डी तोड़ दूंगा, सोच लो, कोई नहीं बचाएगा। तो 51-52 में ये पहली बार जो आम चुनाव है उसकी आयोजन की गई थी। ठीक है, और इसमें से जो टोटल सीट्स हैं उसमें तो समझो आप मैक्सिमम जो कांग्रेस ने ही जीता है। तो आपको ये बताना है कितना सीट कांग्रेस ने जीता है, कितना सीट, जल्दी बताओ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अगर मैं टोटल सीट का जितना इलेक्शन हुआ था उसका बात करूं तो 489 का हुआ था। कितना हुआ था? 489। इसमें से कांग्रेस के द्वारा 364 सीट्स जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये होता है मरकरी के कारण। और एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल मरकरी के कारण कौन सा बीमारी होता है? ये होता है मिनी माता रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेफ वेनर किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? जेफ वेनर किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? कौन सा कंपनी है? यह है लिंक्डइन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कोलाइड एक क्या है? कोलाइड एक क्या है? जल्दी बताओ क्या है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। अब देखो दो तरह का मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, तो कोलाइड कैसा है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? कौन सा जीव है? वो है आपका फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से ऊर्जा लेता है और जल से पोषक तत्व अवशोषित करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये ऑक्सीजन अणु को रिलीज करता है पानी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? वर्तमान रिवर्स रेपो दर कितना है? अभी हाल ही में फिर से चेंज हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट जो है वो है 4.4% और रिवर्स रेपो रेट है 4%, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही फिर से इसको चेंज कर दिया गया है और अब हो गया है रिवर्स रेपो रेट 3.75। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लेना। कुछ दिन पहले मैंने बताया था 4% है रिवर्स रेपो रेट और 4% चेंज किया गया था, अभी 15 या 20 दिन पहले ये किया गया था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले फिर से इसको चेंज किया गया और अब कर दिया गया है 3.75। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया? जल्दी बताओ कितने शहरों में निर्माण करवाया? तो 5 शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अब वो कौन कौन सा शहर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली देखो, मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं 3 हम लोग तो जानते ही जानते हैं, लेकिन टोटल 5 जगह पे इन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। ठीक है, अब कौन कौन सा जगह है वो? आपका पहला जो जगह है वो है दिल्ली। ठीक है, दूसरा है मथुरा, तीसरा है बनारस, ठीक है, चौथा है उज्जैन और 5वां है जयपुर। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जयपुर को, दिल्ली को और उज्जैन को। ठीक है, ये 3 जगह जो है ये बहुत ही फेमस है और आपको आना चाहिए। कम से कम जयपुर वाला तो आप सबों को देखना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा वहाँ पे है, बहुत अच्छा से बनाया गया है, मैंने तो एक बार देखा है। ठीक है, और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो महाराजा जयसिंह के द्वारा। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? जल्दी बताओ, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग तो यह है पीर पांजाल सुरंग। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है, हिमालय की पीर पांजाल श्रेणी में स्थित ये जो सुरंग है ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ध्यान देना है आपको, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, लगभग 11 किलोमीटर का ये सुरंग है। और अगर एशिया में हम लोग बात करें तो एशिया में इसका 4th पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? 4th पोजीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए JSW स्टील के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JSW स्टील के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है, जल्दी बताओ कौन है? वो हैं ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को JSW स्टील कंपनी का राजदूत नियुक्त किया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन थे वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 में जो सती प्रथा है उसको खत्म किया गया था। ठीक है, और उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, एक भारतीय जिन्होंने बहुत प्रयास किया इसको खत्म करने का। वो कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया था इसको खत्म करने का। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि नाम है एक डैश का। आसान सा क्वेश्चन है, सप्तऋषि किस चीज का नाम है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है। ठीक है, इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो फैसला करने का अधिकार, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, किसके पास है? तो वह उच्चतम न्यायालय के पास है। भूल से भी निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग मत मारना। ठीक है, किसके पास है? यह है उच्चतम न्यायालय के पास। संविधान के अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है? 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, उसका जो निर्णय है वह उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय, अंतिम निर्णय होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य के विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? सॉरी, महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? गोवा को ये ऑफर किया गया था कि आप महाराष्ट्र में विलय हो जाइए। आपको बताना है कब ये ऑफर दिया गया था। ये दिया गया था 1967 में। कब दिया गया था? 1967 में। ठीक है। भारत संघ में शामिल केंद्र शासित प्रदेश जो है गोवा और दमन दीव के भविष्य का निर्णय करने हेतु 1967 में गोवा में एक जनमत संग्रह आयोजन किया गया था और इस जनमत संग्रह के माध्यम से गोवा के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने रहने या महाराष्ट्र राज्य के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। ठीक है, उनको इन दोनों में से एक विकल्प चुना था। और स्वतंत्र भारत में आयोजित एकमात्र जनमत संग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो यही था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गोवा ना तो महाराष्ट्र में शामिल हुआ ना ही यूनियन टेरिटरी के रूप में रहा। गोवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कब आया जल्दी से मुझे बताओ? 1987 में। ठीक है, देखो गोवा का इतिहास आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये एक यूनियन टेरिटरी की तरह काम कर रहा था और 1967 में ये ऑफर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीट है, आपको बीच में क्या हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया गोवा को? 1987 में। ये 3 डेट है आपके लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसका गठन 1928 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, स्वतंत्र भारत लीग या द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का स्थापना 30 अगस्त 1928 को हुआ था और एस श्रीनिवास अयंगर जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सचिव थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कुकीज़ का। ठीक है, देखो यहाँ पे कुकीज़ और कैश ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। ठीक है, कुकीज़ क्या होता है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। कुकीज़ है यूजर्स की पहचान के लिए। ठीक है, यूजर्स की पहचान के लिए, यानी जो यूज़ कर रहा था कंप्यूटर, ठीक है, उसके पहचान के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैश जो मेमोरी जो है, इसमें क्या किया जाता है? जो वेब पेज आपने खोला है, ठीक है, उसको उसका एक क्लोन स्टोर करके इसमें रखा जाता है, उसके पहचान के लिए कैश का यूज़ किया जाता है। दोनों को क्लियर रखना, कंफ्यूज मत करना एग्जाम में। अगर यहाँ पे वेब पेज का रहता, वेब पेज का रहता तो कैश होता, लेकिन यूजर्स का रहेगा तो कुकीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? ईयर आपको पता है, डेट जल्दी से बताओ। मैंने बताया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, डांडी मार्च के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, ये है आपका सेबी। ठीक है, सेबी जो है, सेबी का गठन कब हुआ? जल्दी से बताओ कोई। सेबी का गठन 1988 में हुआ था। ठीक है, सेबी का गठन 1988 में हुआ और जितने भी आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं उनका जो एक तरह का केयरटेकर है वह है सेबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं? अगर कर का अमाउंट बढ़ रहा है तो उसमें टैक्स भी बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं आरोही कर या प्रगतिशील कर। ठीक है, क्या कहते हैं? आरोही कर या प्रगतिशील कर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा, जैसे आप पहले 1 लाख रुपए अगर आपने कमाया है, ठीक है, तो आपने कितना कमाया है? 1 लाख रुपए, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो मान लो 10% लगता है। लेकिन जैसे ही आप 2 लाख रुपए कमाओगे आपको टैक्स 20% लगने लगेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे है इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं।
ठीक है। इसको क्यों अप्लाई किया जाता है? ताकि जो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल गैप है, इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल गैप रहता है उसको कम करने के लिए, भाई जो कम कमा रहा है उसको कम टैक्स लगेगा, लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स लगेगा, ताकि इक्वल हो जाए, दोनों एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? जल्दी बताओ, हैली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में, आप सभी को आता है। ठीक है, पिछली बार कब दिखा था ये बताओ, जल्दी से बताओ कि पिछली बार कब दिखा था? कब दिखा था? 1986 में। ऐसे सिर्फ टुकुर टुकुर स्क्रीन देखोगे तो कैसे काम चलेगा जी? आंसर करो जल्दी से। 1986 में पिछली बार दिखा था। अब फटाफट बताओ अगली बार कब दिखेगा ये? कब दिखेगा? तो 2061 में ये दिखेगा अगली बार। ठीक है, 76 जोड़ दो, आपका 2061 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है? पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये दूसरा छोड़ देते हैं, प्रचुर तत्व जो है वो मार के निकल जाते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा सिलिकॉन। और सबसे प्रचुर मात्रा में अगर पूछा जाए तो क्या होगा? ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे भूप्रपटि पे ऑक्सीजन लगभग 46% है, 46 पॉइंट कुछ है, 46.6%। ठीक है, और सिलिकॉन दूसरे स्थान पे है, और ये कितना है? ये लगभग 28% है। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम में तीसरा स्थान, चौथा स्थान फिर आपका आयन का है। कम से कम ये 4 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। अब बताओ, रेशम का उत्पादन आरंभ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था चीन में। ठीक है, रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? चीन में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए बाल संरक्षण कोष का अनावरण करते हुए ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वारा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? ये क्या गया है? कैटी पेरी को। किसको क्या गया है? कैटी पेरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए NGRI इसको बोलते हैं। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है? जल्दी बताओ, यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो यूनिकोड आपको प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। ठीक है, यूनिकोड क्या करता है? यह एक तरह का एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इसमें से विश्व में अधिकांश जो राइटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो एक्सप्रेस टेक्स्ट की हैंडलिंग है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका बहुत नाम है। ठीक है, यूनिकोड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? तो ये है कौशल। प्राचीन समय में जो अवध वाला क्षेत्र है वह कौशल के रूप में जाना जाता था। ये अभी कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? सिलाई मशीन के लिए पहला पेटेंट किसको प्रदान किया गया था? इलियास को किया गया था। किसको? इलियास को। और ये इलियास को कहाँ दिया गया था पेटेंट? तो USA में। ठीक है, कब दिया गया था? 1846 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? किस अनुच्छेद में कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 100। ठीक है, अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिल पाए और टाई हो जाए तो मत निर्णायक किसका होगा? तो ये होगा जो अध्यक्ष है उसका। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे?
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन थे? ये थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है शिकागो इंसिडेंट। वो कब हुआ था? जल्दी से बताओ, कब हुआ था? वो हुआ था 1893। ठीक है, 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर उन्होंने हिंदू को रिप्रेजेंट करते हुए जो हिंदी में है वह स्पीच दिया था, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है कब? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताओ वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? अगर सतह क्षेत्र बढ़ जाए, ठीक है, किसी तरल में निहित अणु का सतह क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ जो वाष्पीकरण का दर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को तवज्जो दिया था ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनविता धाके पेंशन, यानी इसका मतलब हुआ पेंशन आपके द्वार योजना ने हाल ही में रिकॉर्ड समय में 60 लाख पेंशन भोगियों के 94% को कवर किया है। योजना किसकी पहल है? यानी किस राज्य में एक पेंशन स्कीम चलाई गया है जिसके तहत 60 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 94% व्यक्तियों को कवर किया जा चुका है। ठीक है, और इसका नाम है इनविता धागे पेंशन, यानी पेंशन आपके द्वार। ये स्कीम कहाँ चलाया गया है ये आपको बताना है। तो ये स्कीम चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ किया गया था? मैंने पहले ही बताया हुआ, जल्दी से बताओ। इनको कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद जैसे ही पारित किया गया तो जो प्रमुख नेता थे उनको कैद कर लिया गया। इसमें गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह कब लागू किया गया था। तो ये 19 मार्च 1919 को सर रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट पास हुआ था, जिसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उस पर अगर संदेह हो जाए तो बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसका दूसरा नाम काला कानून भी कहा गया था इसको। ठीक है, और सबसे जो मेजर इशू था वो यही था कि बिना मुकदमे के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? 1938 ईयर दिया हुआ है, बस थोड़ा सा आपको अगर पता है तो आप इसको कर पाओगे। कौन है वो है सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे प्रथम बार। ठीक है, इसके बाद 1939 में दोबारा ये चुने गए और ये अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद का स्टोरी आपको पता है कि इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते कितने करोड़ हैं? यानी जनवरी 2020 तक का अगर बात करें तो जनधन अकाउंट में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम है जिसके तहत इतने सारे अकाउंट्स खोले गए हैं, आपको बताना लगभग कितना अकाउंट खोला जा चुका है। तो ये है लगभग 38 लाख अकाउंट। ठीक है, सॉरी 38 करोड़ अकाउंट। ठीक है, कितना अकाउंट खोला जा चुका है? 38 करोड़ अकाउंट। ये जनवरी 2020 का डाटा है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर कैसा है? तो विद्युत का ये कुचालक होता है। अब देखो, पानी का थोड़ा सा आपको क्लियरिटी एक रहना चाहिए कि जो प्योर वाटर है वो पानी का विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला हुआ है तभी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और नॉर्मली जो आप पानी देखते हो वह शुद्ध पानी नहीं है, इस कारण से उसमें आपको करंट लगता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? जल्दी बताओ। तो यह 40 से 50 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच ये स्थित है।
ठीक है। और इसकी ऊपरी सीमा जो है अगर हम लोग बात करें तो लगभग 55 किलोमीटर तक ये जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जेबेल अली गैस फील्ड नामक एक विशाल उथले गैस संसाधनों की खोज की है? ये नाम आपको याद रखना है, जेबेल अली गैस फील्ड, बस आपको ये याद रखना है ये कहाँ है, कहाँ इसकी खोज की गई है, कहाँ की गई है, ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सा? जेबेल अली गैस फील्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने बंदरगाह वधावन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थित है? वधावन नाम से एक बंदरगाह बनाया जाना है, आपको बताना है ये किस राज्य में, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है और वो नाम जो है वो है वधावन बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या से राज्य का दायित्व है या है? अच्छा, दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है राज्य का दायित्व नीति निर्देशक तत्व के अनुसार क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब बताओ नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या सही है? तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, वो तो आपको पढ़ के ही लग ही गया होगा, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत ये सही हो सकता है, जल्दी बताओ किस अनुच्छेद के तहत? ये है अनुच्छेद 43A के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय जल्दी बताओ। अगर हम लोग IST से यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करें तो पटना का स्थानीय समय क्या होगा? क्या होगा? ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है, अगर भूल जाओगे ऐसे तो कैसे काम चलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लोकेशन है वो इलाहाबाद में, आपको पता है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये लाइन गुजरती है और वो कौन सी है? वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब इससे अगर आगे का कोई देशांतर होगा तो क्या होगा? समय भी आगे होगा, ठीक है। अब हमारा अगर पटना का बात करें तो हमारा पटना किस देशांतर पे है? तो यह है 85 डिग्री ईस्ट पे स्थित। कहाँ है? 85 डिग्री ईस्ट पे। अब 85 डिग्री ईस्ट 82.5 से आगे है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आगे है तो समय भी आगे होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? अब कुछ तो सोच रहे हैं साला 20 साल, अब तो 20 एज तो हमारा क्रॉस हो गया, अब हड्डी तो बढ़ा या घटा कुछ पता नहीं चला। जल्दी बताओ कितने हड्डी थे जब आप 20 वर्ष के थे? अब तो कोई होगे नहीं, सब 20 से ज़्यादा ही हो। तो आपका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भाई कितना भी आपका उम्र हो जाए, अगर आप एडल्ट हो गए हो तो आपके शरीर में 206 हड्डी होगा। जब आप बच्चे थे तभी आपके शरीर में 300 हड्डी था, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? एक आसान सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता रखा है, अगर भूल गए हो तो फिर मुझे हथौड़ा निकालना पड़ेगा, कोई तुमको बचाएगा नहीं, मार दूंगा सर पे हथौड़ा। अभी लॉकडाउन है, इलाज भी नहीं होगा तुम्हारा, सोच लो क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो आसान सा क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, डायोप्टर यानी पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। f आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि हमेशा जो डायोप्टर में आप फोकस लोगे, ठीक है, फोकल लेंथ लोगे, ये हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। पावर तो आपका या तो +2 रहेगा या -2 रहेगा, +4 -4 कुछ भी ऐसा रह सकता है प्लस माइनस में, यहाँ तो आपका कोई यूनिट रहेगा नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर सिंपल है +2 है तो इसका जो फोकल लेंथ आप लिखोगे वो हमेशा किस में होगा? मीटर में होगा, ये आपको मान के चलना है। अब यहाँ देखो पावर है इसका +2, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 2 = 1/f, ठीक है, 1/f। तो f क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 मीटर होगा, लेकिन आप आंसर देख रहे हो किस में है? सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास कौन सा था? 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास कौन सा था? ये था छिलते हुए अपने को, ठीक है। नंदकिशोर का ये हिंदी उपन्यास है
छिलते हुए अपने को 2019 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1955 से ये शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1955 से, ठीक है। और अंग्रेजी सहित ये टोटल 22 इंडियन भाषाओं को दिया जाता है, ठीक है। इंडियन भाषाओं के रचना को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जमाकर्ताओं को सुरक्षा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 फरवरी 2020 से प्रभावी जो एक एक्ट है वो है 1 लाख से बैंक जमा पर बीमा कवर बढ़ाया। यानी पहले था ये 1 लाख, आप जानते हो अभी आपका जो बैंक में स्थिति चल रहा है, बहुत सारा बैंक ऐसा है जो दिवालिया घोषित हो रहा है, ठीक है। और अभी हाल ही में आपका एक बैंक दिवालिया हुआ था, जिसके कारण से जो भी उसके कस्टमर्स वगैरह थे उनका जो पैसा था उसमें वो फंस गया। और पहले जो था, अगर आप कितना भी उसमें पैसा रखे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, तो आपको जो मिलेगा पैसा वो 1 लाख से अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो। ये एक बहुत बड़ा सैड न्यूज़ था सबके लिए, ठीक है। और बहुत सारे इसमें कस्टमर जो थे वो फंस भी गए। अब इसको बढ़ाकर 1 लाख से कितना कर दिया गया है? तो 1 लाख से अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले से तो ज़्यादा जरूर है, ठीक है। कितना कर दिया गया है? 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सस्तन प्राणी, यानी सस्तन नहीं है ये स्तन प्राणी, ठीक है, स्तनीय प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा मैमल है जो उड़न लोमड़ी यानी फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है? किसको जानते हैं हम लोग? चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और स्पेशली अगर हम लोग इसका बात करें तो इसमें इसका एक प्रजाति है जिसका नाम है टोरोपस। क्या नाम है? टोरोपस। इसका प्रजाति है टोरोपस, ठीक है, टोरोपस, ठीक है, पी से इसका नाम स्टार्ट होता है, टोरोपस। इसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। कौन सा युद्ध पहले हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, इसके हिसाब से आपको हुमायूं का ये 4 युद्ध अरेंज करना है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर है 4। पहले हुआ देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1531 ईस्वी में। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा कब हुआ था? 1539 में, ठीक है। इसके बाद कन्नौज का अगर बात करें तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसको कहते हैं, ये हुआ था 1540 में। और इसके बाद ही जो हुमायूं है उसको राजपाट छोड़ना पड़ा था और जंगल भागना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद वापस कब आया? सरहिंद के युद्ध के साथ, कब? 1555 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कब किया गया था और किसने किया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी, 1772 ईस्वी में ये बंगाल का गवर्नर बन के आया था और इसने द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। उसके बाद 1773 एक्ट के तहत ये फिर से गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि किसने सबसे पहले अपनाया था? यह है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सहायक संधि का नीति अपनाया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा थे। ध्यान देना है, प्रथम मराठा का बात किया जा रहा है, ठीक है। और सहायक संधि में शामिल होने वाला प्रथम जो यहाँ का रियासत था वो कौन सा था? वो था हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? INS विक्रमादित्य को कहाँ से खरीदा गया था? ये खरीदा गया था रूस से, ठीक है। और मूलतः अगर हम लोग बात करें तो 1987 में ये बनाया गया था और ये रूस से भारत में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी?
इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कहाँ पे सोने का खान था 17वीं शताब्दी में। तो पटना में, ठीक है, पटना में 17वीं शताब्दी का अगर बात करें तो यहाँ पे सोने की खानें थी। अगला क्वेश्चन है एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ स्थित है? एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कहाँ स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच। इसको हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टर यहाँ लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र यानी वीनस, ठीक है। यहाँ का इसके सतह का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 477 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसको सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? इन चारों में से आपको बताना है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में कौन सा देश समृद्ध है। तो पेरू अपनी विविधतापूर्ण जलवायु और भौगोलिक संरचना के कारण विश्व के उन बहुत ही फेमस जगहों में शामिल है जो जैव विविधता के प्रचुरता के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सारा स्टेटमेंट। पहला क्या है? अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने का समस्या से था। क्या ऐसा था? बिल्कुल था, इसीलिए तो इसका गठन किया गया था। दूसरा है यह सन 1956 में पारित हुआ। क्या 1956 में पारित हुआ था? बिल्कुल 1956 में पारित हुआ था ये, ठीक है। अगला है आपका इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। क्या इसके तहत ये हुआ था? बिल्कुल हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ठीक है। और अगला है राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खींची गई थी। तो ये गलत है, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खींचा जाना ये इसके तहत नहीं किया गया था, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 8वीं पंचवर्षीय अवधि, जल्दी बताओ। पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? ये था 1992 से लेकर 1997 तक। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? विदर्भ किसका अंग है? तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। बहुत सारे बच्चे इसको गुजरात का अंग मानते हैं, ठीक है। अब आपका मानना है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। विदर्भ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चों को ये गुजरात लगता है। ये गुजरात नहीं है, ये महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है और कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला पड़ जाता है, नीला फीका पड़ जाता है, ठीक है। अब बताना है कि यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको बोला जा रहा है कि एक कॉपर सल्फेट का घोल है, उसका रंग नीला होता है, लेकिन जैसे ही उसमें लोहे का कील हम डुबाते हैं तो लोहे का जो रंग है, लोहे के कील का रंग है, ये हल्का भूरा हो जाता है। लेकिन कील निकालने के कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का जो नीला रंग है वह फीका पड़ जाता है। तो किसके कारण ऐसा होता है? तो ये आपका रासायनिक विस्थापन के कारण होता है। किसके कारण? रासायनिक विस्थापन के कारण। जब एक लोहे का कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है? तब उसके अंदर जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है वह विस्थापित होकर आयन सल्फेट बन जाता है और इसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है। और हरा होने के कारण क्या है? आपका जो कलर है वह फीका लगने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट 2020 में पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए फंड की स्कीम जिसको SFURTI यानी स्फूर्ति के 2.3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कौन सा मंत्रालय स्फूर्ति लागू करता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लगा होगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर आपका होगा
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय के द्वारा ये स्फूर्ति स्कीम लॉन्च किया गया है। बस क्वेश्चन में इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों की मुक्त प्रविष्टि को समाप्त कर दिया है और जुलाई 2020 से भारत के क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए 1200 रुपये का दैनिक शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। जब ये निर्णय लिया गया था तो बहुत ये चर्चे में रहा था और ये देश है भूटान। ठीक है, अगर आप भूटान आप घूमने जाते हो, पहले तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते थे, लेकिन अब 1200 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। ये जो है बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, इन सभी देशों के लिए ये लागू किया है भूटान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? वह कौन सी श्रृंखला है? कौन सी श्रृंखला है? तो वह आपका जास्कर श्रृंखला। ठीक है, जास्कर श्रेणी जो है यह रणनीतिक रूप से महान हिमालय का यानी ग्रेटर हिमालय का श्रृंखला है और इसका काम क्या है? इसका काम है एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करना और दूसरे हिमाचल प्रदेश में स्पीति से किन्नौर को अलग करना। ठीक है, स्पीति घाटी है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताना है। भारत में FDI किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये मनमोहन सिंह के द्वारा चालू किया गया था 1991 में। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI वर्ष 1991 में शुरू हुआ था और उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि उस वक्त का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, और अभी का भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसको OECD जानते हैं, OECD के रूप में जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो ओके गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। और आप लोग शाम वाला दिन वाला टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, जो आपका मेंस के लिए स्पेशल है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सभी दो, जरूरी नहीं है वो सिर्फ बिहार SI के लिए है, सभी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं, आप सभी जाके उस टेस्ट को लगाओ और एंजॉय करो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।